आज की जो घटना है ये महिला एसडीएम की है। यहाँ पे एक महिला एसडीएम के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि आप एक आम इंसान को रखकर सोचेंगे तो आप सोचेंगे कि आखिरकार जब एक महिला के साथ एसडीएम के साथ ऐसा हो सकता है तो आम इंसान के साथ क्या होता होगा। यहाँ पर एक महिला एसडीएम के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे सुनने के बाद आप ये सोचेंगे कि काश उस महिला ने वक्त रहते कदम उठा लिया होता और सही कदम उठाती तो शायद उसके साथ आज ऐसा ना होता। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है ढिंढोरा और यहीं का एक कस्बा लगता है साहूपुरा। और इसी कस्बे के अंदर एक महिला एसडीएम रहती थी जिसका नाम निशा नापित शर्मा था। निशा नापित शर्मा जो होती है अपने घर में अकेले होती है। ये अपने घर में जब अकेले होती है, इनके पति जो होते हैं ये बाहर गए हुए थे। ये बात जो होती है 28 जनवरी सन 2024 की होती है, जब इनके पति घर पर नहीं थे। उनके पति जो होते हैं दोपहर के समय में 2 बजे में घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद वे अपने पत्नी को आवाज़ लगाने लगते हैं। जब अपनी पत्नी को आवाज़ लगाने लगते हैं, उनकी पत्नी नहीं आती, तभी वे अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है मुंह के बल बेड पर पड़ी हुई है। अब अपनी पत्नी को उठाते हैं। जब उठाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी जो है बेसुध हालत में पड़ी हुई है। तभी वे ड्राइवर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी आ सको उतनी जल्दी घर पर आओ। उनका ड्राइवर जो होता है 1 आध घंटे में पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद उनके पति का नाम जो होता है मनीष शर्मा होता है। मनीष शर्मा जो होते हैं ये अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं कि मेरी पत्नी को ना जाने क्या हो गया है, इनका इलाज करिए। डॉक्टर जो होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो मनीष शर्मा जो होते हैं बताते हैं कि मेरी पत्नी 27 जनवरी को बढ़ती थी और बढ़ती रहने के दौरान इन्होंने अमरूद खाए थे। मैंने इन्हें मना भी किया था कि तुम बढ़ती मत रहो, लेकिन ये ज़बरदस्ती करके बढ़ती रह जाती है और अमरूद खा लेती हैं और इन्हें कल से ही उल्टियाँ हो रही थी। तो डॉक्टर जो होते हैं उन्हें अंदर ले जाते हैं। जब अंदर ले जाते हैं डॉक्टर उसकी नब्ज़ देखते हैं तो डॉक्टर देखते हैं कि इनमें तो जान है ही नहीं। ये सापित शर्मा जो थी वो मर चुकी थी और इनको मरे हुए ऐसा लग रहा था कि 6-7 घंटे बीत गए हों। तभी ये जो डॉक्टर होते हैं वे सोचते हैं कि हम इस केस में फंस जाएंगे अगर हमने कुछ उल्टा सीधा कदम उठाया। तब ये पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं यहाँ पर एक एसपी साहब होते हैं जिनका नाम अखिल पांडे होता है। अखिल पांडे जो होते हैं ये अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये जब एसडीएम साहिबा को देखते हैं, डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि साहब ये महिला जो है एसडीएम ये 6-7 घंटे पहले की मरी हुई लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है। तो वो तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती हैं एसडीएम महिला। उनके पति से पूछताछ करने लगते हैं कि तुम कहाँ पर थे और तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ। जो मनीष शर्मा होता है यही बताता है कि मेरी पत्नी 27 जनवरी को बढ़ती थी और इन्होंने अमरूद खा लिए थे और अमरूद खाने के बाद इन्हें उल्टियाँ होने लगी थी, शायद उस वजह से इन्हें ऐसा हो गया। तो उन्हें भी पता लग जाता है कि उनकी पत्नी अभी इस दुनिया में नहीं रही, उनकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। मनीष शर्मा जो होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं यानी कि एसपी साहब जो होते हैं अखिल पांडे जो होते हैं उनके घर पर जाते हैं एसडीएम साहिबा के, और घर पर जाने के बाद उनके घर की देखरेख करने लगते हैं, यानी कि वहाँ मुआयना करने लगते हैं जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। तो वहाँ पर जब देखते हैं उस कमरे को जाकर, तो उस कमरे में जब ये इधर उधर देख रहे थे तब ये बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में एक मशीन रखी हुई होती है कपड़े धोने की। जब उस कपड़े धोने की मशीन का खोलकर देखते हैं, खोलकर देखने के बाद उसमें एक तकिया और एक बेडशीट की चादर पड़ी हुई थी। अब अखिल पांडे सर जो होते हैं सोचने लगते हैं कि एक बेडशीट और एक तकिया धोने की क्या ज़रूरत थी और किसने धोया है। तभी वे उसके पति जो होता है यानी कि निशा नापित शर्मा का पति जो होता है इससे पूछते हैं कि ये बेडशीट की और तकिया किसने धोया है। तो ये बताता है कि साहब मैंने धोया है, कि साहब ये उल्टी कर रही थी, उल्टी करने के बाद ये भंड जाती है और भंड जाने के बाद मैं इन्हें धो देता हूँ। तो एसपी साहब जो होते हैं वे कहते हैं कि अच्छा, अब इससे पहले कि हम इस घटना को आगे शुरू करें इससे पहले ये जान लेते हैं कि निशा नापित शर्मा और मनीष शर्मा का मेल कैसे हुआ था और मनीष शर्मा का बैकग्राउंड क्या था। निशा नापित शर्मा की जो उम्र होती है वो 51 साल होती है और यहाँ पर अगर मनीष शर्मा की उम्र का बात करें तो यहाँ पर उसकी उम्र 45 साल होती है। ये मनीष शर्मा जो होते थे ये 5वीं फेल होते हैं। ये इन्होंने 5वीं से बाद कोई पढ़ाई नहीं की थी। इनके परिवार का अगर बैकग्राउंड जाने तो अपने परिवार में जब रहते थे तो इनके परिवार वाले जो होते थे इनसे कहा करते थे कि पढ़ लो, पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। लेकिन ये पढ़ाई में ना ज़्यादा ध्यान देते हुए 5वीं तक करते हैं और जब इनके घर वाले इन पर ज़्यादा दबाव डालते हैं तो ये घर छोड़कर चले जाते हैं। इनके घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलते और अगर मिल भी जाते हैं तो ये जाने से इनकार कर देते हैं। तभी कई साल बीत जाते हैं। जब 7 साल बीत जाते हैं इन्हें घर छोड़े हुए, तभी इनके पिता का 1996 में देहांत हो जाता है। जब देहांत हो जाता है तो इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हें उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए आना चाहिए। इनके
एक और भाई होते हैं, लेकिन ये नहीं आते। मनीष शर्मा जो होता है, जब इनके पिता का देहांत हो जाता है फिर भी अपने घर नहीं जाता है, तो इसके परिवार वालों को बहुत निराशा होती है कि इसका बेटा जो है मनीष शर्मा वो घर पर नहीं आया है। जब समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है, सन 2002 आता है। जब सन 2002 आता है, अपने घर जाता है। घर जाने के बाद ये कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, यानी कि जो भी मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा आता है मुझे वो चाहिए। घर वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम अपने पिता की मृत्यु पे तो आए नहीं थे और हिस्सा लेने के लिए कितनी जल्दी आ गई, कि तुम कैसे इंसान हो। तो मनीष शर्मा जो होता है वो कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उसके परिवार वाले जो होते हैं उसका हिस्सा निकाल कर उसे दे देते हैं। मनीष शर्मा जो होता है अपना हिस्सा लेकर फिर से घर छोड़ देता है। घर छोड़ने के बाद ये फिर से बाहर आकर रहने लगता है। बाहर आकर जब ये रहता था तो ये अय्याश किस्म का था, ये पीता खाता था। घर वालों ने भी सोच लिया था कि ये कभी कुछ नहीं करेगा और ना ही ये कभी कुछ कर सकता है, ये पिएगा और खाएगा और ये ऐसे ही पैसे उड़ाएगा, ये अय्याश किस्म का बच्चा हो गया है। तभी सन 2014 में मनीष शर्मा के भाई का देहांत हो जाता है। जब इसके भाई का देहांत हो जाता है तो फिर से इसे इन्फॉर्म किया जाता है, फिर से इसे बताया जाता है कि तुम्हारे भाई का देहांत हो गया है, तुम्हें आना चाहिए थे। लेकिन मनीष शर्मा जो होता है फिर से अपने घर नहीं जाता और अपने भाई के देहांत होने पर वो नहीं जाता, ना ही उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है। इस बार इसके घर वाले जो होते हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं इससे। इसकी माँ जो होती है वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है और जो होती है वो सोचने लगती है कि अपने पिता के देहांत पर भी नहीं आया, तो अपने भाई के देहांत पर भी नहीं आया, तो अगर कल मैं मर जाऊंगी तो मेरे भी मरे बाद नहीं आएगा। मनीष शर्मा जो होता है जब नहीं पहुंचता, तभी ये जो मनीष शर्मा होता है बस कंडक्टर बन जाता है। बस कंडक्टर में अपनी कंडक्टर की जॉब करने लगता है। तो इसकी माँ को सब्र आ जाता है, वो सोचने लगती है कि चलो सही है, मेरा बेटा कुछ तो कर रहा है, कुछ तो सुधर गया है। अब ये जैसे ही नौकरी कर रहा था तभी इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। जब उस लड़की से मुलाकात होती है तो उससे शादी कर लेता है। ये शादी जो करता है सन 2018 में करता है। शादी करने के दौरान ये अपने घर आता है। फिर से घर आने के बाद अपनी माँ से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि माँ मैंने शादी कर ली और अब मैं आराम से रहूँगा। इसकी माँ जो होती है वो कहती है कि सही है बेटा, मुझे तेरी तलब रहती है और मेरा एक बेटा तो जा ही चुका है और तू शादी कर ली तूने, अब तू शायद सुधर गया और अपने गृहस्थी बसाएगा, मुझे इस बात का सब्र है। अब इधर मनीष शर्मा जो होता है 6 महीने रखता है। 6 महीने बाद रखने के बाद उसके साथ मारपीट करने लगता है। जब उसके साथ मारपीट करने लगता है तो उसकी जो पत्नी होती है उसे भी छोड़ देता है। छोड़ देने के बाद उसे तलाक दे देता है। इस बार फिर इसकी माँ जो होती है इसे घर से निकाल देती है और कहती है कि तू कभी नहीं सुधर सकता, मैं तुझे सुधारना कितना ही चालू। जब इसे फिर से घर से निकाल दिया जाता है तो फिर से कंडक्टर की नौकरी करने लगता है जाकर। अभी अपने दोस्तों से कहता है कि भाई मुझे शादी करनी है, मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके जो दोस्त होते हैं वे कहते हैं कि अगर तुझे शादी करनी है तो भाई तू साइट बना कोई अच्छी से। अब तो इतने सारे ऐप हैं, इतने सारे ऐप में से एक ऐप चुन और चुन कर अपनी प्रोफाइल बना और अच्छी से प्रोफाइल बनाने के बाद देख तेरे लिस्ट आते हैं फिर नहीं आते हैं। मनीष शर्मा जो होता है ऐसा ही करता है। ये किसी से प्रोफेशनल आईडी बनवाता है। आईडी में ये ऐसा नहीं लिखवाता जैसा होता है, यानी कि बस कंडक्टर होता है, बस कंडक्टर नहीं लिखवाता है, लिखवाता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ और अपने बारे में अच्छा लिखवाता है। ऐसा जाहिर करता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। अब इधर से ही जब ये ऐसी ऐसी बातें दिलवा देता है अपनी प्रोफाइल में। इधर हम निशा नाफिस शर्मा की बात करें तो छत्तीसगढ़ अंबिकापुर की होती हैं और ये इस इरादे से रहती हैं अब तक कुंवारी के मैं शादी नहीं करूँगी। इन्होंने सन 2003 में अपना पेपर क्लियर कर लिया था और एसडीएम बन गई थी और ये कभी शादी नहीं करना चाहती थी। इन्होंने मन बना लिया था कि शादी के झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगी और मैं आराम से रहूँगी, अकेले रहूँगी। अपनी बहन से भी कह दिया था और अपने घर वालों से भी कह दिया था कि मैं कभी शादी नहीं करना चाहती। सब मान गए थे, सब राजी हो गए थे कि चलो अच्छी पोस्ट पर है, अगर शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन ये निशा नाफिस शर्मा जो होती हैं इन्हें शादी की थोड़ी सी कमी महसूस होने लगती है। ये सोचती हैं कि मुझे भी एक जीवन साथी चाहिए। ये भी एक अच्छा सा जीवन साथी की तलाश में लग जाती है। सोचने लगती है कि मैं एक अच्छा जीवन साथी चाहती हूँ। तभी निशा नाफिस शर्मा जो होते हैं भी अपनी एक आईडी बनवाती है। उस आईडी में सब कुछ डलवाती हैं कि मैं एक एसडीएम हूँ, अपनी उम्र डलवाती हैं। अब ये सब चीज़ डलवाने के बाद ये अपनी बहन से भी कह देती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ। इनकी बहन जो होती है असिस्टेंट ऑफ प्रोफेसर लेक्चरर होती है, वे भी कहती हैं कि हाँ बहन तुम्हें शादी करनी चाहिए। वे शादीशुदा होती हैं पहले से इनकी बहन जो होती हैं, लेकिन ये शादी नहीं करती हैं। निशा नाफिस शर्मा जो होते हैं जब ये अपना शादी के लिए पोर्टल डाल देती है शादी का, तभी इनकी मुलाकात जो होती है मनीष शर्मा से होती है। मनीष शर्मा की जब ये प्रोफाइल देखती हैं तो ये सोचने लगती हैं कि ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, एक अच्छा लड़का है और ये मेरी उम्र का है, तो ये उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और इनकी शादी जो होती है 3 अक्टूबर 2020 को हो जाती है। अब इधर निशा नाफिस शर्मा जो होती है सोचकर शादी करती है कि मेरी उम्र का है। अब इन्होंने शादी जो की थी आप लगा लीजिए सन 2020 में शादी की थी, तो 4 साल पहले शादी की थी और इन्होंने 48 साल की उम्र में शादी की थी। इधर मनीष शर्मा जो होता है इनसे शादी
कर लेता है। शादी करने के बाद इनके साथ हंसी खुशी रहने लगता है, आराम से रहने लगता है। अब इन दोनों के मन में यही था कि हम आज से पहले क्यों नहीं मिले थे, हम दोनों एक साथ इतने खुश रह सकते थे और हम दोनों शायद आज से पहले मिलते तो शायद कितना अच्छा होता। लेकिन जैसे ही समय बीतता चला जाता है, जब समय बीतता चला जाता है तो निशा नापी शर्मा को एक ऐसी बात पता चलती है जिसका उन्हें पहले ही पता लग जाना चाहिए था। निशा नापी शर्मा को पता चलता है कि मेरा पति जो है ये प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, ये प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं करता, ये एक बस कंडक्टर है। लेकिन जब उन्हें इतना बड़ा झटका लगता है तो वे सोचने लगती हैं कि अब मेरी इससे शादी हो गई, अब मुझे निभाना पड़ेगा, ये कैसा भी है मुझे इसके साथ रहना पड़ेगा। तो वे सोच लेती हैं कि या तो मैं इसे एक अच्छी सी जॉब दिला दूंगी या फिर इसे अच्छा सा बिजनेस करा दूंगी। अब निशा नापी शर्मा जो होती हैं इस सदमे को, इस झटके को सहन कर लेती है और सहन कर लेने के बाद ये बैंक से 5 लाख का लोन उठाती है। 5 लाख का लोन उठाने के बाद ये मनीष शर्मा को दे देती है और कहती है कि तुम अच्छा सा काम कर लो, ये पैसे जो है तुम्हारे बिजनेस के लिए हैं। लेकिन निशा नापी शर्मा को ये नहीं पता था कि मनीष शर्मा जो है एक अय्याश किस्म का व्यक्ति है, ये अय्याशी व्यक्ति है। अभी निशा नापी शर्मा जो होती हैं इसे बिजनेस के लिए पैसे देती हैं, लेकिन ये मनीष शर्मा जो होता है इन पैसों को उड़ाने लगता है। जब उड़ाने लगता है तभी एक दिन सन 2021 में इसकी पत्नी जो होते हैं निशा नापी शर्मा को पता लगता है कि मेरे पति ने एक स्टेटस लगा रखा है व्हाट्सएप पर। उस स्टेटस पर मेरा पति अकेला ही नहीं है, उसने एक औरत का भी फोटो लगा रखा है। जब उसके बारे में पूछताछ करती हैं, पता लगवाती हैं तो पता चलता है कि वो औरत जो है गाजियाबाद की रहने वाली है और उस औरत का जो पति है वो कोरोना काल में मर गया था, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई थी। अब वो अकेली रहती है, यानी कि उसके पति के उसके साथ अवैध संबंध चल रहे हैं। जब इस बात का उसे पता लगता है तो वो सोच लेती है कि इंसान भरोसे के लायक हो ही नहीं सकता और मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकती। तभी वे एक मन बनाती है और मन ऐसा बनाती है कि सही भी किया था उन्होंने कि मनीष शर्मा जो है एक अय्याज किस्म का था। निशा नापी शर्मा जो होती है एसडीएम साहिबा जो होती हैं कहती हैं अपनी बहन से फ़ोन करके कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को अपना नॉमिनी बनाना चाहती हूँ। तो उनकी बहन जो होती है इस बात से इनकार नहीं करती। तो निशा नापी शर्मा जो होती हैं बैंक में यानी कि जितने प्रॉपर्टी है सब चीज़ में अपनी बहन के लड़के को नॉमिनी बना देती है और कहती हैं कि मुझे अगर कल कुछ हो जाता है या फिर मैं मर जाती हूँ तो सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम्हारे बेटे का होगा। जब इस बात का पता मनीष शर्मा को लगता है तो मनीष शर्मा जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम किसी और को कैसे नॉमिनी बना सकती हो, तुम्हें मुझे नॉमिनी बनाना चाहिए। तो इनकी पत्नी जो होती है ना करती है और कहती है कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करती और इससे लड़ाई झगड़ा करने लगती है और कहती है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुमने पहले मुझसे झूठ बोला कि तुम एक प्रॉपर्टी डीलर हो, लेकिन मैंने सोचा कि तुम कोई अच्छा काम कर लोगे तो मैंने इसलिए लोन निकाल कर दिया। लेकिन लोन निकालने के बाद भी मैंने जो तुम्हें पैसे दिए तुम ऐसे उड़ा रहे हो और तुम्हारे जो अवैध संबंध है वे औरों से भी चल रहे हैं। तो 28 जनवरी को इनके बीच मुँह भाषा होती है, लड़ाई होती है। लड़ाई होने के बाद ये जो मनीष शर्मा होता है एसडीएम साहिबा का मुंह दबाकर यानी कि तकिए से मुंह दबाकर उसको मार देता है। मार देने के बाद ये ड्राइवर को बुलाता है, हॉस्पिटल ले जाता है। तो वहाँ पर जो पुलिस होती है वो जब उस मशीन में तकिया और कवर पड़ा हुआ देखती है तो वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ इसी में झोल है। फिर तकिए के कवर और जो बेड शीट की चादर होती है उसे जांच के लिए भिजवाते हैं। जांच के लिए भिजवाने के बाद पता चलता है कि वो जो तकिए पर खून लगा हुआ है और वो किसी और का नहीं एसडीएम साहिबा का होता है, क्योंकि जब उसने इसका मुंह दबाया था एसडीएम साहिबा का तो उसकी नाक से खून निकल गया था। जब खून निकल गया था तो उसका खून जो होता है वो तकिए पर लग गया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद उससे कहते हैं कि तुमने एसडीएम साहिबा को मारकर सही नहीं किया है और तुम्हारे लिए उसने क्या क्या नहीं किया था। उन्होंने ये भी सहन कर लिया था कि तुम एक बस कंडक्टर थे, चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छा कामयाब इंसान बना देती हूँ, लेकिन तुम इतने बेशरम इंसान हो, तुमने अपने संबंध अवैध संबंध भी चलाए और औरतों से और एसडीएम साहिबा की जान भी ले ली। दोस्तों यहाँ पर इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।